साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं जहां खड़ी हूँ ये गांव आता है संभल लोकसभा क्षेत्र में। तो मेरठ और बागपत और आसपास के इलाकों पर हमने चर्चा की थी। इस अड्डा में आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी संभल और बदायूं, इन दो लोकसभा क्षेत्रों के बारे में, और हम थोड़ा सा अमरोहा को भी टच करेंगे। साथियों, सिर्फ पश्चिम का जो क्षेत्र है वही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभल और बदायूं बहुत सालों से ऐसी सीटें रही हैं जिनको लेकर हमेशा चर्चा गर्म रहती है, काफी लोगों की उत्सुकता रहती है और इसके कई राजनीतिक कारण हैं। तो पहले बात कर लेते हैं संभल की। संभल लोकसभा उन गिनती की 5 लोकसभाओं में है साथियों, जो अभी जो आउटगोइंग लोकसभा है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता जीते थे। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, मुसलमान समाज में जिनका बहुत रुतबा था, शफीकुर रहमान बर्क, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है और समाजवादी पार्टी ने उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को संभल से टिकट दिया है। संभल शहर में तो मुसलमान आबादी मेजॉरिटी में है, बहुलता में है, और पूरे संभल डिस्ट्रिक्ट को भी अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% से ऊपर ही कही जाती है, जो ताजा जानकारी है, हालांकि सेंसस अभी नहीं हुआ है। तो अब वहां का मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि वो गिनी चुनी लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2019 में हार गई थी, उसमें संभल का नाम है और बीजेपी के लिए ये एक चैलेंज है संभल को वापस लेकर बीजेपी के कमल छाप के खाते में लाने का। वहां पर से पार्टी ने एक स्थानीय सैनी जी को टिकट दिया है जो पिछले बार भी थे। उनका स्थानीय लोगों में बहुत अच्छी उनकी पैठ है, उनको पसंद करते हैं लोग, अपने एक परिवार, एक पड़ोसी के रूप में देखते हैं। लेकिन सामाजिक समीकरण जैसा कहा गया, जाती है और धर्म के मुताबिक सामुदायिक समीकरण जो है वो सैनी जी के पक्ष में इतना ज्यादा नहीं है। दिलचस्प बात एक और इसमें है कि मायावती बहुजन समाज पार्टी ने वहां चौलत जी को टिकट दिया है जो मुस्लिम समाज से आते हैं। लोगों में ये कानाफूसी चल रही है कि मायावती ने चौलत को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का प्रयास किया है, क्योंकि चौलत कुछ वोट तो जरूर समाजवादी पार्टी के कम कर देंगे। जियाउर रहमान बर्क जो है वो सीधी सी बात है, अपनी फैमिली लेगेसी, अपने दादा के उसको लेगेसी को, उस चीज को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कौम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब सवाल है कि बीजेपी अगर संभल का ये जो चुनौती है, इस चुनौती को तोड़ पाएगी तो किस बिना पर तोड़ पाएगी। हमारी संभल के लोगों से, विशेष रूप से वहां की महिलाओं से और युवा लोगों से जितनी बातचीत हुई, सभी जातियों और समुदायों के लोगों से काफी इंसाइटफुल, काफी जानकारी भरी वो बातचीत हमारी रही। और ये लगता है कि बीजेपी का इस समय वहां पर जो पूरी रणनीति का जोर है वो इस बात पर रहेगा कि ये जो लाभार्थी हैं, जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी जो हैं उस इलाके में, उनमें सबसे ज्यादा आवास योजना के लाभार्थी बताए जाते हैं। इसके अलावा उज्ज्वला भी है, नल से जल का काम भी चल रहा है। और साथियों, सबसे ज्यादा जो वहां चर्चा में है वो है आयुष्मान कार्ड, क्योंकि लोगों को कोविड के बाद बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं वहां पेश आई हैं और आयुष्मान कार्ड सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी काम कर रहा है। इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। तो बीजेपी की रणनीति इस समय इसी पर टिकी है कि लाभार्थियों को जितना हो सके डायरेक्ट एक एक को संपर्क किया जाए, मैन टू मैन, वुमन टू वुमन मार्किंग की जाए। इसके अलावा राम मंदिर वगैरह का मुद्दा है, लेकिन सबसे ऊपर लाभार्थी है। बीजेपी ने विशेष टीमें बना रखी है, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, जो लाभार्थियों से बात कर रहे हैं और उनको जाकर पूछ रहे हैं कि आपको किन किन सी योजनाओं में आपका नाम है, इसके अलावा कौन सी योजना है जो आपको नहीं मिल पाई है, हमें बताइए। वो चाह रहे हैं कि कोई भी परेशानी हो उस पर तत्काल नोट किया जाए
और यह आश्वासन दिया जा रहा है घर घर जाकर कि आचार संहिता लागू है, इसीलिए हम तत्काल कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन आपकी एक एक शिकायत नोट की जा रही है और जिसको जो योजना छूट गई है उसको उसका भी भरपूर लाभ मिलेगा। तो ये कोशिश है बीजेपी की लाभार्थियों को संपर्क करके उनको ये जताने का। और बीजेपी का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट वहां ये है कि देखिए, हमने कभी नहीं ये देखा कि आपने हमें वोट दिया कि नहीं दिया, भ्रष्टाचार मुक्त और भेदभाव रहित हम योजनाओं का क्रियान्वयन करवा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि संभल जैसी सीट में जहां बीजेपी का जीतना बहुत ही टेढ़ी खीर मानी जाती है, क्या इस बार वो जो बड़ा लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने दिया है उसमें ये जिंक्स टूट पाएगा कि नहीं। आगे बात करते हैं बदायूं की। साथियों, संभल और बदायूं दोनों ही तीसरे चरण में वोटिंग करेंगे, लेकिन संभल में तो चीजें स्पष्ट हो गई हैं। बदायूं में अभी काफी असमंजस बना हुआ है। पहली बात यह है कि अखिलेश यादव परिवार से होकर भी धर्मेंद्र यादव 2 बार जीते थे। पिछले बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे और संघमित्रा मौर्य वहां से जीती थी, लेकिन इस बार वो भी मैदान में नहीं है क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और शाक्य को टिकट दिया है जो वहां के स्थानीय नेता हैं। लोग उनको मजबूत उम्मीदवार मान रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के जाने माने पदाधिकारी हैं और पार्टी के हर कार्य जो पार्टी की एक्टिविटीज है उसमें आगे रहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ टिकट बदलने का नहीं है। इस समय वहां सबसे बड़ा असमंजस ये बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट देने की बात कही, लेकिन फिर एकदम से एक नई सूची आई और धर्मेंद्र यादव हटा दिए गए। शिवपाल यादव चाचा जी वहां से उम्मीदवार का नाम उनका आ गया। मगर अभी जो वहां चर्चा है, और शायद आप कुछ लोग आप ये जानकर हैरान भी होंगे कि वहां के लोग मान रहे हैं कि ये भी तय नहीं है कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शिवपाल यादव जब वहां आए बदायूं तो उसके बाद वहां के सारे लोगों से जब उन्होंने संपर्क किया, अपने समर्थकों, अपने जानने वालों को, तो हर किसी के सामने उन्होंने अपने बेटे को आगे किया और यही संकेत सबको देकर गए कि चुनाव उनका बेटा लड़ेगा। तो अब पूरे बदायूं क्षेत्र में ये उत्सुकता बनी हुई है कि क्या आखिरकार पर्चा जब भरने का समय आएगा तो नामांकन शिवपाल यादव के नाम से हो रहा है कि उनके बेटे आदित्य के नाम से हो रहा है। अभी पहले ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि बीएसपी ने अभी तक बदायूं में अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। चर्चा बहुत जोर है कि आबिद राजा, जो कभी समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे यहाँ के, और कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने सपा छोड़ दी थी, उनकी बातचीत मायावती से चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा डेंट सपा के वोट पर पड़ेगा। कुछ चर्चा ये भी है कि शायद आबिद राजा एआईएमआईएम से, ओवैसी जी की पार्टी से टिकट लेने में कामयाब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ये जो फाइट है। बहरहाल बीएसपी के कैंडिडेट का अभी भी इंतजार हो रहा है कि वो कौन होगा। इस बीच में बदायूं शहर में जो कांड हुआ, साथियों आप जानते हैं कि पुलिस ने अभी तक उस हत्या की मोटिव को लेकर कोई स्पष्टता नहीं की है, जांच चल रही है। लेकिन बदायूं कांड ने भी यहाँ की राजनीति में एक नया एलिमेंट जोड़ दिया है। तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज उसको लेकर चल रही हैं और उससे और भी स्थितियां जटिल हो गई हैं। कुल मिलाकर के बदायूं, युवाओं का कहना है, महिलाओं का कहना है कि बदायूं में कोई चैलेंज नहीं है, अच्छी तरह से बहुत ही आसानी से बीजेपी यहाँ जीत सकती है। लेकिन कुछ पुराने लोग, वरिष्ठ लोग ऐसा मानते हैं कि सपा को भी कम नहीं समझना चाहिए। चाहे शिवपाल यादव लड़े, उनके पुत्र लड़े, तो भी बदायूं की सीट संघमित्रा मौर्य का टिकट काटने के बाद ही एक कठिन मुकाबला होगा बीजेपी के लिए। एक वाक्य और जोड़ना चाहूंगी इस अड्डा के अंत में साथियों, और वो ये है कि लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी ने सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम उठाया तो वो था संघमित्रा का टिकट काटना। इसलिए नहीं कि संघमित्रा ठीक कैंडिडेट नहीं थी, बल्कि इसलिए कि एक तरफ जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दौरान
उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आ रहे थे रामायण को लेकर, माता सीता को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, इससे भयानक रोष यहाँ के हिंदू समाज में था। और लोग कह रहे थे कि वो रोष संघमित्रा के ऊपर जरूर निकलता अगर उनके टिकट को दोहराया जाता। तो संभल और बदायूं बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हैं। एक जगह बीजेपी को जो सीट छीनी थी सपा से उसको बचाना है, दूसरी तरफ छीन के दिखाना है। आगे और सीटों की बात करेंगे, दौरा जारी है। कुछ समय, कुछ मिनट मिले थे यात्रा में, तो सोचा एक अड्डा आपसे कर लिया जाए, फिर बात करेंगे।